हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके स्टडी पॉइंट विद क्लियर कॉन्सेप्ट में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण के टॉपिक हिंदी भाषा का उद्भव और उसके विकास क्रम के बारे में, तथा साथ साथ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एवं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट तथ्यों पर भी चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये जो टॉपिक है फ्रेंड आज का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हिंदी भाषा का उद्भव और उसका विकास क्रम। क्योंकि इस टॉपिक्स में से इस प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा जो हिंदी से संबंधित होती है, से हिंदी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस प्रतियोगी परीक्षा में, उस प्रतियोगी परीक्षा में इस टॉपिक से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसमें से आपके लिए 101% एक या दो क्वेश्चन प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो इस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है फ्रेंड्स, एक एक पॉइंट को पढ़ना है, बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। और फ्रेंड्स, वीडियो को और चलने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और हमारा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप नए हो हमारे चैनल पर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास क्रम। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे इसमें हिंदी भाषा के उद्भव के बारे में, या हिंदी भाषा की उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के बारे में। तो फ्रेंड, एक एक पॉइंट को आपको पहले रीड करना है, एक एक पॉइंट को समझना है। और देखो फ्रेंड्स, मैं तो यहाँ तक कि आपसे कहता हूँ, जितने भी मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ एक तरीके से कम्प्लीटली नोट्स हैं फ्रेंड। आपको पूर्ण संपूर्ण तथ्यों को लिया जा रहा है, एक भी तथ्य मैं नहीं छोड़ रहा हूँ, कैसे भी नहीं छोड़ रहा हूँ फ्रेंड्स, के जो आपको कहीं भी रह जाए। जब आप पूरे टॉपिक से एक साथ पढ़ते हुए जाएंगे तो आपकी हिंदी के जो टॉपिक्स है फ्रेंड, कहीं पर भी आपको एक पॉइंट भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स। आप एक तरफ से इनको नोट करते चलिए, अपनी नोटबुक में नोट्स के रूप में एक तरीके से लिखते चले जाइए, भले ही फ्रेंड्स आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे यहीं से हिंदी के, वो भी कम्प्लीटली। जो आपको कहीं पे भी आप किसी की कहीं पे भी कोई वीडियो देख लेना फ्रेंड्स, कहीं कोई किताब उठा के देख लेना, आपको इससे बाहर मैटर नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, पढ़ते रहें, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। तो फ्रेंड्स, मैं एक एक पॉइंट पढ़ाऊंगा आपको, यहाँ पे एक एक पॉइंट को बारीकी से समझना है मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो फ्रेंड्स, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप दोबारा वीडियो को एक बार और देख सकते हैं, यानी वीडियो कम से कम 2 बार देखेंगे फ्रेंड्स, तो आपको संपूर्ण पॉइंट्स हैं आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला जो पॉइंट है फ्रेंड वो है हमारा कि हिंदी शब्द मूलतः फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है फ्रेंड? फारसी भाषा का शब्द है। तो पहला पॉइंट आपको यहीं से याद करना है कि हिंदी जो शब्द है फ्रेंड्स वो किस भाषा का शब्द है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, बहुत से स्टूडेंट क्या कर देते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि हिंदी भाषा का जो शब्द है, हिंदी शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है? फारसी भाषा का शब्द है फ्रेंड। ठीक है, फारसी भाषा का शब्द, कभी कभी फारसी ना दे के अरबी भी दे सकता है ऑप्शन में। ठीक है फ्रेंड, अरबी भी दे सकता है आपको, क्योंकि अरबी लोगों ने ही, अरब के जो निवासी थे उन्होंने ही हिंदी ये नाम दिया था हिंदी भाषा को। ठीक है फ्रेंड, तो फारसी भाषा का शब्द दिया था। तो ये आपको यहाँ से क्या याद रखना है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी का। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि हिंदी भाषा को हिंदी भाषा का ही शब्द बता देते हैं, लेकिन ये तो गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। और ये क्यों है, ये उसके बारे में भी हम बाद में चर्चा करेंगे। देखो क्यों है, ये बात समझे कि हिंदी फारसी भाषा का शब्द क्यों है, हिंदी भाषा का शब्द क्यों नहीं है। तो देखो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि प्राचीन काल में जो भारत का पश्चिमी क्षेत्र था, जिसको सिंध प्रदेश के नाम से जानते थे, ठीक है फ्रेंड्स, तो उस सिंध प्रदेश पर 712 ईस्वी में फ्रेंड्स मोहम्मद बिन कासिम, जो अरब के सेनापति थे, अरब की, ईरान यानी अरब जो देश पड़ता है वहाँ के एक सेनापति थे, इन्होंने भारत के सिंध प्रांत पर 712 ईस्वी में क्या किया, आक्रमण किया और सिंध प्रांत को जीता। और जो ये अरब के लोग थे फ्रेंड, जो ये अरब आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम, तो ये मोहम्मद बिन कासिम फ्रेंड्स फारसी भाषा बोलता था, यानी यहाँ के जो लोग थे फारसी भाषा का बोलते थे, फारसी भाषा जानते थे। ठीक है, यानी अरबी जो भाषा है, उर्दू भाषा हुई, अरबी भाषा हुई, इन दोनों भाषाओं की लिपि क्या है? फारसी है। तो ये फारसी भाषा का प्रयोग करते थे। तो फ्रेंड्स, फारसी भाषा में क्या होता है कि जो सा होता है उस सा को हा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सा को हाँ बोलते हैं। ठीक है, 2 बात क्लियर हो गई कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया, ये अरब का निवासी था और अरब के निवासी फारसी भाषा को बोलते हैं, फारसी भाषा में सा को क्या बोलते हैं? हाँ बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उन्होंने सिंध प्रांत पर आक्रमण किया था भारत के पे, तो सिंध प्रांत को उन्होंने क्या बोला? सा को हाँ बोलते हैं, तो सा सिंध प्रांत से क्या हो गया? हिंद प्रांत। और यहाँ के जो निवासी थे सिंधवासी, उनको हिंदवासी बोला, और यहाँ के लोगों के द्वारा बोली जाने वाली सिंधी भाषा को उन्होंने क्या कहा? हिंदी भाषा कहा। ठीक है, इस प्रकार अमीर खुसरो ने आगे चल के उर्दू में
जो ये अपनी काव्य व्यक्ति करी थी, तो फ्रेंड उन्होंने वहाँ पे हिंदी भाषा में इस हिंदी जो यहाँ जो भाषा थी उसको हिंदी से हिंदवी नाम दिया और हिंदी अंत में नाम दे दिया। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि इसको हिंदी नाम पूर्णतः किसने दिया था, तो अमीर खुसरो ने दिया था, और हिंदी जो भाषा शब्द है ये फारसी भाषा से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात क्लियर। देखो फ्रेंड्स, और समझें एक एक पॉइंट कि एक बात क्लियर हो गई कि हिंदी मूलतः किस भाषा का शब्द है, फारसी का। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये पॉइंट याद हो जाना चाहिए अभी की अभी, परीक्षाओं में पूछा जाएगा कि हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति भारत के उत्तर पश्चिम में प्रवाहमान सिंधु से संबंधित है। ठीक है, सिंधु नदी है उससे संबंधित है फ्रेंड। तो वहाँ सिंधु नदी के किनारे जो लोग रहते थे उनको सिंधवासी बोलते थे, सिंध प्रांत बोलते थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ईरान और फारसी के लोग सिंधु को क्या कहते थे, हिंदू कहते थे। ठीक है, सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते थे। और हिंदी का विकास कई चरणों में हुआ, जैसे सिंधु को हिंदू कहा गया, हिंदू से हिंद और प्लस ई हिंदी बना। ठीक है, सिंधु को हिंदू कहा गया, सिंध को क्या कहा गया, हिंद कहा गया, सिंध वासियों को हिंदवासी कहा गया, सिंध स्थान को क्या कहा गया, हिंदुस्तान कहा गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात याद रखना है। तो यहाँ तक ये सारे पॉइंट्स क्लियर। तो परीक्षाओं के लिए ये पहला पॉइंट तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और देखो फ्रेंड्स, जो हम अगर ऐतिहासिक रूप से देखें, ऐतिहासिक रूप से जो क्वेश्चन है वो और बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये भी देख लें कि भारत पर अरबों ने यानी अरबों में मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में आक्रमण किया। ये लोग फारसी भाषा बोलते थे, जिसमें सा को क्या बोलते थे, हा बोला जाता था। बात क्लियर होगी फ्रेंड्स, मैंने समझा दी। और इन्हीं फारसियों ने भारत में बोले जाने वाली भाषा को क्या कहा, हिंदी कहा, यहाँ के निवासियों को हिंदू कहा तथा भारत को हिंदुस्तान कहा। ठीक है, तो याद रखना, हिंदी शब्द, हिंदू शब्द और हिंदुस्तान शब्द, ये तीनों के तीनों शब्द फारसी भाषा के शब्द हैं। अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए, बहुत पूछे जाते हैं फ्रेंड्स ये आप एग्जाम में, ये तीनों पॉइंट्स के हिंदुस्तान जो शब्द है किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। हिंदू जो शब्द है किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। और हिंदी जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। दूसरा, इतिहास में, ये तो हिंदी में ही पूछे जाते हैं, इतिहास में क्या पूछा जाता है कि भारत की जनता को सर्वप्रथम हिंदू किसने कहा था, अरबियों ने कहा था। किसने कहा था फ्रेंड, अरबियों ने कहा था। अरब के लोगों ने भारत पर आक्रमण किया था। यहाँ अरबी दे सकता है, ईरानी भी दे सकता है, फारसी भी दे सकता है। तो भारत की जनता को हिंदू किसने कहा था, सबसे पहले अरबों ने कहा था। ठीक है फ्रेंड्स, पॉइंट्स क्लियर हुए, कंप्लीट हुए, यहाँ तक समझ में आ गए सारे पॉइंट्स। तो याद रखना, फारसी, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान तीनों शब्द किसके हैं, फारसी भाषा के शब्द हैं। याद रखना फ्रेंड्स। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। तो ये तो हिंदी की उत्पत्ति होगी। अब बात करेंगे हम हिंदी भाषा के विकास क्रम की। फ्रेंड देखो फ्रेंड्स, पहली बात ये समझें कि जो हिंदी भाषा की जननी भाषा है, वो जननी भाषा कौन सी, संस्कृत है। यानी हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ मुख्यतः वो संस्कृत भाषा से हुआ है। ठीक है, जन्म तो जननी भाषा कौन सी हो गई, संस्कृत। और जो हिंदी भाषा, हिंदी है, ये शब्द किस भाषा का है, शब्द फारसी भाषा का है, और जननी संस्कृत भाषा, दोनों याद रखना। कभी कभी स्टूडेंट यहीं पे कन्फ्यूज हो जाता है, उससे पूछता है जननी है तो फारसी कर देता है वहाँ पे, कभी पूछता है उससे कि किस भाषा का शब्द, तो वहाँ पे संस्कृत कर देता है। ये नहीं करना फ्रेंड आपको। अगर जननी यानी जन्म देने वाली पूछे, यानी माता पूछे, जननी पूछे, माता पूछे, तो संस्कृत है फ्रेंड। अगर हिंदी किस भाषा का शब्द है, यानी हिंदी को किसने, मतलब इसको हिंदी को हिंदी किसने कहा था, या हिंदी किस भाषा का शब्द है, तब फारसी करना है। ठीक है फ्रेंड, हिंदी भाषा का विकास क्रम देखें फ्रेंड। तो विकास क्रम देखें कि हिंदी भाषा जो सबसे पहले थी वो संस्कृत थी। संस्कृत के बाद में किसका विकास हुआ फ्रेंड, पाली भाषा का। और पाली का बाद में प्राकृत, यानी संस्कृत से पाली बनी, पाली से प्राकृत बनी, प्राकृत से क्या बना फ्रेंड्स, अपभ्रंश, और अपभ्रंश से क्या बना, अवहट्ट बना, और अवहट्ट के बाद में हिंदी का विकास हुआ। इस प्रकार कह सकते हैं हिंदी भाषा का इस प्रकार विकास क्रम है। एक क्रम से याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले संस्कृत आई, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद में अवहट्ट, और अवहट्ट के बाद में हिंदी। याद रखना कि जो अपभ्रंश और अवहट्ट हैं ये दोनों एक ही हैं। ठीक है, इसको हम फर्स्ट वाक कह सकते हैं, इसको सेकंड वाक कह सकते हैं, यानी पश्च वाक कह सकते हैं। जो अवहट्ट है इस अपभ्रंश का अंतिम भाग ही है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है। तो ये दोनों सेम ही हैं, यानी ये पहला भाग मानो, इसको अंतिम भाग मानो। ठीक है, तो अवहट्ट अपभ्रंश का ही अंतिम भाग है। ठीक है फ्रेंड, ये बात याद रखनी है। तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, ये पहले तो 3 पॉइंट ये याद रखना है। चौथा पॉइंट रखना है अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद में अवहट्ट, अवहट्ट के बाद में हिंदी। इस प्रकार हिंदी का विकास हुआ। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे ये दोनों की दोनों, ये एक तो ये पॉइंट यानी ये विकास क्रम वाला पॉइंट, और ये संस्कृत जननी है, ये दोनों की दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पेपरों में बहुत पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। कई बार पूछा गया कि हिंदी की माता क्या है, हिंदी की जननी कौन है, संस्कृत है। ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी का ये विकास क्रम भी पूछा जाता है कि हिंदी का विकास क्रम कैसे हुआ। तो पहले संस्कृत आई, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट्ट, फिर हिंदी का विकास हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। अब देखो फ्रेंड्स कि जो ये विकास क्रम हुआ था उनके कैसे डिवाइडेशन मैंने कर दिए इनके, कि सबसे पहले जो हिंदी के विकास में जो सबसे पहले काल आया था फ्रेंड, वो संस्कृत का काल आया था। किसका आया था, संस्कृत भाषा का काल। और ये 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक चला फ्रेंड्स। ठीक है,
फिर दूसरा काल आया पाली भाषा का काल, और ये कब चला, 500 ईसा पूर्व से प्रथम ईस्वी तक चला। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में प्राकृतिक भाषा का काल आया फ्रेंड्स, और ये चला प्रथम ईस्वी से 500 ईस्वी तक का काल है। फिर उसके बाद अपभ्रंश का काल आया, ये 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक चला फ्रेंड। फिर हिंदी का काल आया था जो 1000 ईस्वी से अब तक चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 5 काल हैं, ये हिंदी भाषा के विकास क्रम में योगदान दिया इन्होंने फ्रेंड्स। सबसे पहले संस्कृत का काल चला, फिर पाली भाषा का, फिर प्राकृत भाषा का काल चला, फिर अपभ्रंश का काल चला, फिर हिंदी भाषा का, और वर्तमान में आज क्या चल रहा है, हिंदी भाषा का काल चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स। रही बात अपभट्ट की, तो अपभट्ट का जो विकास है वो अपभ्रंश में ही होता है फ्रेंड्स। ठीक है। एक बात ध्यान रखना कि अपभ्रंश के अंतिम भाग को ही हम अपभट्ट कहते हैं, वो आगे चल के मैं समझा दूंगा फ्रेंड्स। ठीक है। बात यहाँ तक क्लियर हो गई फ्रेंड्स। अब एक एक करके हम सभी कालों को पढ़ेंगे, फिर उनके बाद में आगे की स्टेप पढ़ते हुए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर हो गए अपने, तो ये दोनों पॉइंट्स याद रखना है फ्रेंड्स, सारे पॉइंट्स क्लियर। उसके बाद देखो नेक्स्ट फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पढ़ेंगे संस्कृत भाषा का काल। ठीक है फ्रेंड, कि हमारे इस जन्मभूमि में, इस आर्यवर्त में फ्रेंड्स, अगर हम बात करें हमारे भारत के कई नाम हैं फ्रेंड्स, जैसे हम भारत को हम आर्यावर्त बोलते थे। क्या बोलते थे फ्रेंड्स, आर्यावर्त बोलते थे। ठीक है, आर्यावर्त बोलते थे फ्रेंड्स। उसके बाद में अगर सॉरी ये वर्त यहाँ पे आएगा, ये नहीं है, आर्यावर्त बोलते थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये आर्यावर्त हो गया। उसके बाद में भारत को भारत भी बोलते थे फ्रेंड्स, हिंदुस्तान भी बोलते थे। ठीक है फ्रेंड्स, इंडिया भी बोलते थे, और रेवाखंड भी बोलते थे। कई नाम थे फ्रेंड्स। ठीक है, आपको याद रखें। तो फ्रेंड्स जब आर्यावर्त काल चल रहा था, यानी आर्य काल चल रहा था, उस काल को हम वैदिक काल के नाम से जानते हैं। तो वैदिक काल की जो शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स, वो 1500 ईसा पूर्व हुई। ठीक है, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के काल को हम वैदिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, वैदिक काल कहते हैं। तो इसी काल में हमारी संस्कृत भाषा का उदय हुआ। ठीक है, कैसे हुआ उदय, वो देखें कि जब मानव उत्पत्ति का जो पहला ग्रंथ है फ्रेंड्स, वो ऋग्वेद को माना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए, क्वेश्चन एग्जाम के लिए यहीं से इंपॉर्टेंट है कि मानव उत्पत्ति का प्रथम ग्रंथ कौन सा है। तो मानव उत्पत्ति का प्रथम ग्रंथ कौन सा है फ्रेंड्स, ऋग्वेद है। कौन सा है, ऋग्वेद। ये याद रखना कि मानव उत्पत्ति के जो प्रथम ग्रंथ ऋग्वेद है, इसकी रचना फ्रेंड्स कब हुई थी, 1500 ईसा पूर्व में हुई थी, मानी जाती है। तभी से संस्कृत भाषा का क्या माना जाता है फ्रेंड्स, प्रारंभ माना जाता है। और ईरान का जो धार्मिक ग्रंथ है जैन दवेस्ता, ये ऋग्वेद के समकालीन ग्रंथ माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों पॉइंट समझें कि देखो फ्रेंड्स, आज से लगभग 1500 ईसा पूर्व की बात है फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं हमारी इस समय ईस्वी चल रही है, वो भी कौन सी चल रही है, 2020। ये 1 से स्टार्ट हुई, यानी 1 से लेकर 2020 का जो काल है वो ईस्वी के रूप में जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी 1 वर्ष से लेकर 2020 तक आ गया, यानी 2020 साल हो गई। ये हमारी किस में आती हैं, ईस्वी में आती हैं। लेकिन इस 1 वर्ष, इस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था फ्रेंड, 1/1/1 को, यानी 1 जनवरी 1 प्रथम वर्ष को, 1 जनवरी प्रथम वर्ष। अब कौन सी चल रही है फ्रेंड्स, अब 2020 चल रही है। प्रथम वर्ष को ईसा मसीह का जन्म हुआ, तो 2020 साल हो गई आज तक, यहाँ तक फ्रेंड्स। लेकिन इससे पहले की जो समय था उसको हम ईसा पूर्व में मानते हैं। तो इससे 2020 से 1500 साल में 2020 वर्ष ये हो गए, और 2020 वर्ष प्लस 1500 साल। ठीक है, तो आप इनको अगर जोड़ें फ्रेंड्स तो कितनी हो गई, 3520 साल पहले की बात है आज से लगभग। ठीक है, तो आज से लगभग 3520 साल पहले की बात है फ्रेंड्स। तब क्या हुआ था, ऋग्वेद की रचना हुई थी, और तभी से ही हम किसको, संस्कृत का प्रारंभ मानते हैं। तभी से किसका प्रारंभ मानते हैं, संस्कृत भाषा का प्रारंभ मानते हैं। और ऋग्वेद की रचना कैसे हुई थी, ईश्वर के द्वारा की गई थी फ्रेंड्स। ये देववाणी है, देव यानी ईश्वर के द्वारा आकाशवाणी के माध्यम से इसकी जो कुछ ज्ञान को सुनाया गया, और उस ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी की जो ऋषि मुनि थे उन्होंने एक दूसरे को सुनाकर क्या किया, आगे बढ़ाया। फिर उस ज्ञान को बाद में लिपिबद्ध किया गया। तब जिस लिपि में उसको लिपिबद्ध किया गया वह लिपि क्या कहलाई फ्रेंड्स, संस्कृत भाषा। उस लिपि से निर्मित जो भाषा थी वो कौन सी, क्या भाषा कहलाई, संस्कृत भाषा कहलाई। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक बात क्लियर। अब बात करेंगे जब 1500 ईसा पूर्व में इधर भारत में ऋग्वेद की रचना हुई, तो उसी टाइम पे ही ईरान में भी एक ग्रंथ की रचना हुई थी जिसका नाम था जैन दवेस्ता। ठीक है, इसकी जैन दवेस्ता की बातें और ऋग्वेद की बातें कुछ समान मिलती हैं। जो बात जैन दवेस्ता में कही है वही बात ज़्यादातर ऋग्वेद में समानता हाथ में मिलती है, ऋग्वेद में भी मिलती हैं। ऋग्वेद की कही हुई बातें जैन दवेस्ता में मिलती हैं। इस वजह से जैन दवेस्ता को ऋग्वेद का समकालीन ग्रंथ भी माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों पॉइंट हैं, याद रखना फ्रेंड्स कि मानव उत्पत्ति का प्रथम ग्रंथ कौन सा है, ऋग्वेद। 1500 ईसा पूर्व के समथिंग इसकी रचना हुई थी, तभी से हम क्या मानते हैं, संस्कृत भाषा का प्रारंभ मानते हैं। और ईरान का धार्मिक ग्रंथ जैन दवेस्ता किस ग्रंथ के समकालीन है, ऋग्वेद के समकालीन। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो फ्रेंड्स, जो संस्कृत भाषा का विकास प्रारंभ हो गया यहाँ से 1500 ईसा पूर्व में, तो संस्कृत भाषा के विकास का जो संस्कृत भाषा का विकास हुआ वो भी 2 चरणों में हुआ। जो एक चरण था फ्रेंड्स वो था वैदिक संस्कृत, ठीक है, और दूसरा चरण क्या कहलाया, लौकिक संस्कृत। जो पहला चरण था वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य चला था,
और जो दूसरा चरण था फ्रेंड्स वो 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के मध्य चला था, जिसको हम लौकिक संस्कृत कहते हैं। आगे चल के इन्हीं दोनों चरणों को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए, सबसे पहला जो चरण था फ्रेंड्स संस्कृत भाषा विकास का, वो था वैदिक संस्कृत। अच्छे से समझ लेना, एक एक पॉइंट परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, एक एक पॉइंट परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, प्रत्येक पॉइंट परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। आप इनको यहाँ से हिंदी में भी उपयोग होंगे ये, और उधर से आपके कुछ इतिहास की जीके के पॉइंट है उनमें भी पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद रखना, ये मत सोचना कि हिंदी में नहीं पूछे जाते, ये हिंदी से भी संबंधित है, हिंदी में भी पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, साहित्य के अंतर्गत और हिंदी भाषा के अंतर्गत भी पूछे जाते हैं। अब वो समय नहीं रहा कि नॉर्मली क्वेश्चन, अब तो बहुत गहराई क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चनों को पूछा जाता है। एग्जाम में सोच लेता है कि स्टूडेंट इन पॉइंटों पे ध्यान नहीं दे रहा है, वही पॉइंट एग्जाम में पूछता है फ्रेंड्स। तो इस वजह से कोई भी पॉइंट मत छोड़ो फ्रेंड्स, कहीं से भी मत छोड़ो, सारे पॉइंट क्लियर करते चलो। तो देखो फ्रेंड्स, संस्कृत भाषा का विकास 2 चरणों में हुआ था। सबसे पहली भाषा कौन सी थी? भारत की संस्कृत थी। संस्कृत भाषा का विकास कितने चरणों में? 2 चरणों में। पहला चरण वैदिक संस्कृत, दूसरा चरण लौकिक संस्कृत। ठीक है, वैदिक संस्कृत का विकास कब हुआ? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य, और लौकिक संस्कृत का 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के मध्य। देखो फ्रेंड, वैदिक संस्कृत के अंतर्गत क्या हुआ गया कि जो वैदिक संस्कृत थी, इस भाषा में क्या हुआ? वेदों की रचना की गई। किसकी रचना की गई? वेदों की। और वेद हमारे कितने होते हैं फ्रेंड्स? 4 वेद होते हैं। चारों वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यानी वैदिक संस्कृत की जो वैदिक संस्कृत है, इस भाषा में 4 वेदों की रचना की गई, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, और वेदों को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? देववाणी कहते हैं, श्रुति साहित्य कहते हैं, और अपरुषे कहा जाता है वेदों को। ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जिसमें यूपी टेट की जो पिछली एग्जाम्स थी फ्रेंड, 2017 की एग्जाम्स थी, उसमें ये पूछा गया क्वेश्चन कि किस साहित्य को श्रुति साहित्य कहते हैं। तो एक यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है फ्रेंड्स ऑलरेडी, यूपी टेट में, कि किस साहित्य को हिंदी में पूछा था फ्रेंड्स, याद रखना यूपी टेट में श्रुति साहित्य कहते हैं। तो श्रुति साहित्य किस साहित्य को कहते हैं? वैदिक साहित्य को कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, श्रुति साहित्य क्यों कहते हैं वो सुनने, देववाणी क्यों कहते हैं वो भी सुने, अपरुषे क्यों कहते हैं वो भी सुन। जैसा देखो फ्रेंड्स, 1500 ईसा पूर्व में क्या हुआ? आकाशवाणी हुई, और उस आकाशवाणी में ईश्वर ने यानी देवताओं ने क्या किया? अपने ज्ञान की आकाशवाणी की, या ज्ञान का क्या किया? आकाश के माध्यम से आकाश में वाणी हुई, अपने ज्ञान का क्या किया? वाचन किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो उस आकाशवाणी में सुने हुए ज्ञान को धरती पर स्थित विभिन्न ऋषि मुनियों ने सुना। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये जब आकाशवाणी के माध्यम से ज्ञान का क्या हुआ? वाचन हुआ था, देवताओं के द्वारा इसका वाचन किया गया था, और इस वजह से इस वाणी को आकाश के द्वारा देवताओं के द्वारा कही जाने की वजह से इसको क्या कहा गया? देवताओं की वाणी यानी देववाणी कहा गया। अब श्रुति साहित्य क्यों कहा गया? कि अब वो ज्ञान ऋषि मुनियों ने सुन लिया, अब उन पर लिखना तो आता नहीं था फ्रेंड, तो क्या करते हैं? सुने हुए ज्ञान को उन्होंने सुन लिया, उन्होंने अपने शिष्यों को सुनाया, फिर शिष्यों ने भी आगे चल के अपने शिष्यों को सुनाया। इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाने के माध्यम से एक दूसरे को, श्रुति का मतलब सुनना होता है, सुनाने के माध्यम से क्या है? ये ज्ञान आगे बढ़ता रहा। ठीक है, अपौरुषेय का मतलब होता है कि किसी पुरुष के द्वारा लिखा नहीं है ये ज्ञान, ये ज्ञान किसके द्वारा? ईश्वर के द्वारा लिखा गया है, ईश्वर ने ही सुनाया, इस वजह से इस ज्ञान को क्या कहते हैं? वेदों को क्या कहते हैं? अपौरुषेय कहते हैं। ठीक है, अब बाद में अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर जैसे अब वर्तमान में हमारे सामने वेद हमें मिलते हैं, हम पढ़ते भी हैं, तो देखो फ्रेंड्स, जो सुना हुआ वो ज्ञान था, उस ज्ञान को बाद में जब लिपिबद्ध कर दिया गया, यानी उस ज्ञान को क्या कर दिया कि लिख दिया गया अपनी भाषा बनाकर, एक संस्कृत भाषा बनाकर, जिसको हम वैदिक संस्कृत कहते हैं, उस भाषा में इसको लिख दिया गया। तो जो वैदिक साहित्य, जो वेद हमें आज मिलते हैं, उन वेदों को जिस रूप में प्राप्त है, उन वेदों को हम संहिता कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड? संहिता कहते हैं। एक बात याद रखना, तो याद रखना, अगर क्वेश्चन यहाँ से भी कन्फ्यूज कर देता है, अगर संहिता पूछे कि संहिता कहा जाता है, तो आपको उत्तर देना है वेदों को। अगर आपसे पूछे कि जय संहिता कहा जाता है, तब महाभारत को बताना है। ऐसा भी एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है फ्रेंड्स, कि ऑप्शन में दिया था, क्वेश्चन दिया था संहिता कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए पे दिया था वेदों को, उपनिषदों को, ब्राह्मण ग्रंथों को, और उसके बाद में उसने महाभारत भी ऑप्शन में दिया था, और एक रामायण भी दिया था, सॉरी, रामायण, महाभारत, वेद, और एक और ऑप्शन दिया था फ्रेंड। तो याद रखना, तो संहिता कहा जाता है वेदों को। अगर जय संहिता पूछे कि जय संहिता कहा जाता है, तब महाभारत करना है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर पॉइंट्स यहाँ तक? ठीक है, समझ में आ गए। अब आते हैं लौकिक संस्कृत पर। देखो लौकिक संस्कृत में क्या हुआ फ्रेंड्स, लौकिक संस्कृत बात करें कि इस भाषा में रामायण, महाभारत, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, पुराण, वेदांगों की रचना की गई। ठीक है फ्रेंड्स, और इसे उत्तर संस्कृत यानी लौकिक संस्कृत को हम उत्तर संस्कृत भी कहते हैं और ब्राह्मण संस्कृत भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जो ये भाषा थी फ्रेंड, ये
पढ़े लिखे लोगों के द्वारा बनाई गई थी। किस काल के? इस काल के, वैदिक काल के पढ़े लिखे लोगों के द्वारा इस भाषा में क्या कहे ग्रंथ लिखे गए, जैसे रामायण, महाभारत, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, पुराण, वेदांग, ये सभी ब्राह्मणों के द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं। जबकि वेद क्या है? ईश्वर के द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ईश्वर के द्वारा सुनाए गए हैं। ये क्या है? ब्राह्मणों के द्वारा। इस वजह से संस्कृत को क्या बोलते हैं? ब्राह्मण संस्कृत भी बोलते हैं। और उत्तर का मतलब है कि वैदिक संस्कृत के बाद विकसित हुई थी, इस वजह से इसको उत्तर संस्कृत भी बोलते हैं। लौकिक संस्कृत का मतलब लोक में प्रचलित संस्कृत भाषा थी, लोक में प्रचलित जो भाषा थी उसको लौकिक संस्कृत कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर बात हो गई यहाँ तक। अब बात करें जैसे हम उपनिषद हैं फ्रेंड्स, उपनिषद लौकिक संस्कृत में उपनिषद कितने? तो याद रखना फ्रेंड्स, उपनिषद हमारे कितने? 108 हैं फ्रेंड्स। अगर आपसे क्वेश्चन पूछते कि पुराण कितने हैं हमारे, तो पुराणों की संख्या कितनी है फ्रेंड? 18। पुराण कितने फ्रेंड्स? 18। अगर वेदांग पूछ रहे वेदांग कितने? तो 6 हैं। अगर उपनिषद पूछे कितने? 108। उपनिषद 108 हैं, याद रखना है फ्रेंड्स। पुराण कितने? 18। वेदांग कितने? 6। ठीक है, क्लियर पॉइंट्स फ्रेंड्स। अब उसके बाद में क्या होता है कि अब इस लौकिक संस्कृत के बाद में क्या होता है फ्रेंड्स, जो नई भाषा विकसित होती है फ्रेंड्स, कि लौकिक संस्कृत के बाद में जो भाषा विकसित हुई उसको क्या कहा गया? पाली भाषा। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स, केवल जो लौकिक भाषा संस्कृत थी ये केवल ब्राह्मणों की भाषा थी, यानी इस भाषा को केवल ब्राह्मण लोग ही प्रयोग करते थे। लेकिन जो आम बोलचाल की जो आम लोग थे, जो ब्राह्मण नहीं थे, जो सामान्य लोग थे, देसी लोग थे, देहाती लोग थे, फिर उन लोगों ने भी आगे चल के एक अपनी नई भाषा बना ली और उस भाषा को क्या कहा गया? पाली भाषा। इन्होंने ब्राह्मणों द्वारा कहे गए शब्द सुने और उन शब्दों को सुनकर उनको थोड़ा, अब डायरेक्टली तो नहीं सीख पाए, लेकिन तोड़ मरोड़ के उन शब्दों को उन्होंने उनकी उस भाषा को सीख लिया और उनके द्वारा सीखी हुई जो टूटी फूटी भाषा थी वही भाषा आगे चल के किस भाषा के नाम से जानी गई? पाली भाषा के नाम से जानी गई, क्योंकि वो संपूर्ण लोगों की, यानी संपूर्ण निम्न वर्ग के लोगों की, उच्च वर्ग के लोगों की, कुल मिला के हम कह सकते हैं सामान्य जनता, जो देसी जनता थी, उस जनता की भाषा थी। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर पॉइंट्स यहाँ तक। अब आगे चल के हम पढ़ेंगे पाली भाषा के बारे में। अब देखो, पाली भाषा के बारे में चलने से पहले एक पॉइंट और देख लें कि दुनिया की सबसे सरल भाषा संस्कृत को माना जाता है। एक बात ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि दुनिया की सबसे सरल भाषा किसे माना गया है? तो दुनिया की सबसे सरल भाषा संस्कृत को माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जीके का याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। ये भी हिंदी में ही आता है अपनी में। यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर। अब उसके बाद पढ़ते हैं पाली भाषा का काल। ठीक है, किसका काल पढ़ेंगे फ्रेंड्स? पाली भाषा का काल। देखो फ्रेंड्स, पाली भाषा का जो काल है वो उसका समय है वो 500 ईसा पूर्व से प्रथम ईस्वी तक का है। 500 ईसा पूर्व से प्रथम ईस्वी तक का काल है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो कहें फ्रेंड्स कि इस पाली भाषा को हम क्या कहते हैं? भारत की प्रथम देसी भाषा व जन भाषा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्यों कहते हैं? मैंने अभी बताया ना आपको कि जो लौकिक संस्कृत थी, वैदिक संस्कृत तो देवों की भाषा हो गई, जो लौकिक संस्कृत थी फ्रेंड्स वो केवल ब्राह्मणों के ही द्वारा, यानी पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग के द्वारा ही प्रयोग की जाती थी। लेकिन हम बात करेंगे जो पाली भाषा थी ये देसी लोगों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली, भारत की जनता के द्वारा, भारत की संपूर्ण जनता के द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली भाषा थी। कौन सी? पाली भाषा। क्योंकि ब्राह्मण साहित्य में केवल ब्राह्मणों को ही वरीयता दी गई, लेकिन इस पाली भाषा का प्रयोग भारत की देसी जनता के द्वारा किया गया। किसके माध्यम से? बौद्ध धर्म के लोगों के माध्यम से। क्योंकि बौद्ध धर्म में शूद्रों को, स्त्रियों को, सामान्य लोगों को, सभी को समानता दी गई, समान वरीयता दी गई। इस वजह से जो ये भाषा थी पाली भाषा, ये भारत की प्रथम देसी भाषा और जन भाषा बनी, यानी सामान्य जनता के द्वारा बोली जाने वाली पहली भाषा थी पाली भाषा। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। तो ये पॉइंट यहाँ तक याद रखना है। पूछी जाए कि भारत की प्रथम देसी भाषा व जन भाषा कौन सी है, तो पाली भाषा बताना है फ्रेंड्स, संस्कृत मत बता देना, गलत हो जाएगा। मोस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से याद रखना है। भारत की प्रथम देसी भाषा व जन भाषा कौन सी? पाली भाषा। राइट, क्लियर। अब देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है कि बौद्ध धर्म के लोगों ने अपने धर्म के प्रचार प्रसार की भाषा भी किसको बनाया था? पाली भाषा को। याद रखना, यहाँ से जीके का क्वेश्चन भी है, हिंदी का भी है, कि बौद्ध धर्म के लोगों ने अपनी किस भाषा में प्रचार प्रसार किया था अपने धर्म का? तो पाली भाषा में किया गया था। और जो बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध ग्रंथ हैं कौन से? एक तो त्रिपिटक है और एक जातक है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी इसी भाषा में लिखे गए। ठीक है, त्रिपिटक ग्रंथ में बौद्ध धर्म के नियम और उपदेश लिखे गए। ये 3 भागों में बटे हुए हैं फ्रेंड्स, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, त्रिपिटक में क्या है? महात्मा बुद्ध के ज्ञान, उपदेश, नियम और आदेश सभी हैं, जिसको ये 3 भागों में बटा हुआ है त्रिपिटक ग्रंथ। बौद्ध धर्म का क्या? सबसे पवित्र ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ भी है त्रिपिटक। और ध्यान रखना, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक इसके अंतर्गत आते हैं। अब जातक क्या है? महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं का जो संकलन जिस ग्रंथ में किया गया है उसको जातक कहा जाता है। तो महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्मों की कथाओं को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? जातक। और ये जातक किस भाषा में लिखी गई है? पाली भाषा में। यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर। अब उसके बाद नेक्स्ट काल आता है प्राकृत। अब देखो फ्रेंड्स,
पाली भाषा में भी क्या हुआ, थोड़ा टूट फूट आरंभ हुई फ्रेंड्स, और टूट फूट आरंभ हुई तो फिर एक नई भाषा ने जन्म लिया फ्रेंड्स। और वो जो भाषा क्या थी, प्राकृत भाषा। और प्राकृत भाषा का जो काल कहलाया वो क्या कहलाया, प्रथम ईस्वी से 500 ईस्वी तक में ये चला। और जो ये प्राकृत भाषा का विकास किया था वो जैन धर्म के लोगों ने किया था। क्यों किया था फ्रेंड्स, देखो ब्राह्मणों ने भी अपनी एक संस्कृत भाषा बनाई, जब बौद्ध धर्म प्रचलन में आया तो बौद्ध धर्म ने भी संस्कृत से हटके एक अपनी नवीन भाषा को क्या दिया, जन्म दिया। अब जैन धर्म प्रचलन में आया तो जैन धर्म भी ये नहीं चाहता था हम कॉपी करें, तो उन्होंने भी कुछ भाषा में सुधार किया और अपनी एक नवीन भाषा का प्रयोग करके एक नई भाषा बनाई, जिस भाषा को प्राकृत भाषा कहा गया। और इसी भाषा में जैन धर्म के लोगों ने अपने प्रचार प्रसार किया और अपने जैन साहित्यों की रचना की। याद रखना फ्रेंड, जैन जो साहित्य होते हैं, जैन साहित्य को अगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जैन ग्रंथों को अगम कहा जाता है, अगम। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात याद रखना है। और इसे मलेच्छों की भाषा भी कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे मलेच्छों की भाषा किसे कहा जाता है, तो प्राकृत भाषा कहा जाता है। भारत में जो आक्रमण आए थे हुड, इन्होंने भारत में प्राकृतिक भाषा को ही अपनाया था, प्राकृतिक भाषा को ही प्रचार प्रसार किया, प्राकृतिक भाषा में इन्होंने अपने ग्रंथ लिखे थे मलेच्छों ने, तो इस वजह से इनको मलेच्छों की भाषा भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर पॉइंट्स यहाँ तक। उसके बाद में देखो फ्रेंड्स, अब आता है अपभ्रंश का काल, जो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स, समझना पहले पॉइंट कि अपभ्रंश शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है, इस अपभ्रंश शब्द का वैसे जो अगर अर्थ पूछे तो इसका अर्थ होता है पतन। क्या होता है फ्रेंड्स, पतन, भ्रष्ट, बिगड़ा हुआ। ठीक है, ये होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपभ्रंश से, इस जगह अपभ्रंश से तात्पर्य क्या है कि प्राकृतिक भाषा से जो विकसित भाषा का विशेष साहित्य है उसको क्या बोलते हैं, अपभ्रंश बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और अपभ्रंश का जो विकास है वो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के मध्य हुआ फ्रेंड्स, और इसे हम भ्रष्ट या बिगड़ी हुई भाषा भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक ये 4 पॉइंट समझें। 4 पॉइंट समझ गए कि अपभ्रंश का अगर शब्द, इस शब्द का अर्थ पूछे तो इस शब्द का अर्थ पतन बताना है। ठीक है, शाब्दिक अर्थ। लेकिन इसका तात्पर्य पूछे तो तात्पर्य क्या है, प्राकृतिक भाषा से विकसित भाषा का विशेष साहित्य ही क्या कहलाता है, अपभ्रंश साहित्य कहलाता है। और उसका विकास कब हुआ, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी के मध्य। और अपभ्रंश को हम क्या कह सकते हैं, भ्रष्ट या बिगड़ी हुई भाषा भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, देखो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जैसे फ्रेंड्स ये रामेश्वर है। ठीक है, रामेश्वर, उसमें हमने विसर्ग लगा दी। क्या लगा दिए, 2 विसर्ग लग गए। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे एक सेकंड फ्रेंड्स, मैं अब आपको यहाँ समझाता हूँ बात। देखो फ्रेंड्स, ये रामेश्वर है। ठीक है, क्या है फ्रेंड्स, रामेश्वर, ये हमने क्या लगा दी, विसर्ग। ये तो संस्कृत भाषा का हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन हम क्या करें फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम इन विसर्गों को हटा दें, क्या कर दें फ्रेंड्स, इन विसर्गों को हम हटा दें। यहाँ पे अभी हमने विसर्ग हटा दिए फ्रेंड्स। ठीक है, अब विसर्ग हट गए तो ये क्या हुआ, रामेश्वर, तो पाली भाषा बन गई। क्या बन गई, एक तरीके से पाली भाषा बन गई। अब इस रामेश्वर को हम आगे चल के क्या कर दें फ्रेंड्स, रामेश्वर कर दें। क्या कर दें फ्रेंड्स, ओके, अब आगे चल के हम क्या कर दें फ्रेंड्स, ये रामेश्वर कर दें। ठीक है फ्रेंड्स, फिर क्या कर दें, रामेश्वर कर दें। ठीक है, अब क्या कर दें, रामसर कर दें, रामेशु कर दें। अब क्या है, एक तरीके से रूप टूटते गए, यानी एक तरीके से यहाँ पाली भाषा बनी, ये क्या बन गई, प्राकृतिक भाषा बन गई, अपभ्रंश बन गया, अपभ्रंश से फिर आगे चल के हिंदी बन गई। इस प्रकार शब्दों को क्या टूट फूट चलता रहा फ्रेंड्स। जैसे हम कहते हैं महेश्वर, हमने यहाँ लिख दिया फ्रेंड्स महेश्वर, महेश्वरहा, महेश्वर संस्कृत भाषा हो गई, ये विसर्ग लग गई। अब आगे चल के हम इसी को कर दें महेश्वर, महेश्वर। ठीक है, आगे चल के कर दें महेश्वर। ये क्या टूट फूट चल रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार शब्दों का शब्द तो वही रहे, मानक वर्ड भी वही रहे, आ नार आम इमली यही रहे, पर जो शब्दों को बोलने का तरीका था वो चेंज होता रहा। ठीक है फ्रेंड्स, कभी कुछ इस प्रकार चलता रहा था। ये किसमें, अपभ्रंश में, यानी अपभ्रंश के विकास में। तो अपभ्रंश में क्या है, शब्दों को बहुत ही बिगाड़ दिया गया। पहले रामेश्वर था, तो रामेश्वर से रामेश्वर हो गया, रामेश्वर से क्या हो गया, रामेश्वर हो गया, और रामेश्वर से क्या हो गया, रामेशु हो गया, और रामेशु से भी रामेश हो गया। ठीक है, इस प्रकार शब्दों को बिल्कुल जो बिगड़ गया रूप, अंतिम से पहले तो और कम बिगड़ा, फिर और बिगड़ा और बिगड़ा, यहाँ पे आके उसका पूर्ण रूप बिगड़ जाता है। उस रूप को हम क्या बोलते हैं, अपभ्रंश बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर। अब उसके बाद हम देखते हैं अपभ्रंश के विकसित रूप को क्या कहते हैं, अवहट्ट कहते हैं। अब अपभ्रंश पहले तो बिगड़ा हुआ है, लेकिन और फिर बिगाड़ दें उसको फ्रेंड्स, तो उसको क्या कहा गया, अवहट्ट, और जिसका विकास 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी के मध्य हुआ।
ठीक है फ्रेंड्स, ये बात क्लियर हो गई। अपभ्रंश के विकसित रूप को ही हम अवहट्ट कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और अपभट्ट का विकास कब हुआ? 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी के मध्य हुआ। अपभट्ट को अपभ्रंश का अपभ्रंश कहते हैं और परवर्ती अपभ्रंश कहते हैं, यानी पिछला अपभ्रंश भी कहते हैं या अपभ्रंश का अपभ्रंश भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से याद रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है कि अपभ्रंश का अपभ्रंश किसे कहा जाता है, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है परवर्ती अपभ्रंश किसे कहा जाता है, तो याद रखना अपभट्ट को। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरी बात कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। अपभ्रंश का वेदव्यास किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? पुष्पदंत को कहा जाता है। और अपभ्रंश की जेठी बेटी यानी बड़ी बेटी किसे कहा जाता है? राजस्थानी भाषा को, क्योंकि राजस्थानी भाषा में सबसे ज़्यादा शब्दों को बिगाड़ा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? महाभाष्य में हुआ था। कहाँ पे हुआ था फ्रेंड्स? महाभाष्य में हुआ था। और इस महाभाष्य ग्रंथ को किसने लिखा था? पतंजलि ने लिखा था फ्रेंड्स। और पतंजलि किसके दरबार में रहते थे? पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से याद रखना है कि महाभाष्य ग्रंथ है, इसके लेखक कौन थे? पतंजलि थे। पतंजलि किसके दरबार में रहते थे? पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर? अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपभ्रंश में कुल एक सेकंड फ्रेंड्स, अच्छा दो बार, ठीक फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगला पॉइंट है, यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब उसके बाद में अगला जो पॉइंट है वो हमारा ये है कि अपभ्रंश काल में कुल 7 अपभ्रंशों का जन्म हुआ। यानी हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया फ्रेंड्स अपभ्रंश के बारे में कि अपभ्रंश के अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़ा फ्रेंड्स, कि अपभ्रंश क्या बिगड़ा हुआ रूप था, और उसी का और भी बिगड़ा हुआ रूप क्या था? अभट्ट था। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट ये भी पढ़े थे फ्रेंड्स कि अपभ्रंश का जो वाल्मीकि है वो स्वयंभू है। अपभ्रंश का वेदव्यास है वो कौन है? पुष्पदंत है। अपभ्रंश की जेठी बेटी बड़ी बेटी कौन है? राजस्थानी भाषा है। और अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग क्या हुआ? महाभाष्य में। और महाभाष्य ग्रंथ के लेखक कौन है? पतंजलि। और पतंजलि किसके दरबार में रहते थे? पुष्यमित्र शुंग के में। उसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट हमारा कि अपभ्रंश काल में कुल 7 अपभ्रंशों का जन्म हुआ, 7 बिगड़े हुए रूपों का जन्म हुआ, जिनसे विभिन्न भाषाओं का जन्म हुआ फ्रेंड्स। जो पहली जो अपभ्रंश है वो है सौरसेनी अपभ्रंश। ठीक है, और इस सौरसेनी अपभ्रंश से कौन सी भाषा जन्मी? राजस्थानी हिंदी जन्मी, गुजराती जन्मी और पश्चिमी हिंदी जन्मी। ठीक है फ्रेंड्स, 3 भाषाओं का जन्म हुआ सौरसेनी अपभ्रंश से। उसके बाद दूसरा अपभ्रंश इसके बाद में विकसित हुआ, क्रम से है फ्रेंड। सौरसेनी अपभ्रंश के बाद में जो अपभ्रंश विकसित हुआ वो खस अपभ्रंश, और इससे कौन सी भाषा जन्मी? पहाड़ी हिंदी। और फिर खस अपभ्रंश के बाद में जो तीसरी अपभ्रंश जो जन्मा वो था पैसाची अपभ्रंश, और इससे पंजाबी व लहंदा भाषा ने जन्म लिया। ठीक है फ्रेंड्स, और चौथा जो पैसाची अपभ्रंश के बाद में जो चौथा अपभ्रंश ने जन्म लिया वो था ब्राह्मण अपभ्रंश, और इससे सिंधी भाषा ने जन्म लिया। ठीक है फ्रेंड्स, और जो 5वां अपभ्रंश था वो था महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, इससे मराठी भाषा ने जन्म लिया। और उसके बाद में फ्रेंड्स जो छठा अपभ्रंश था वो था अर्धमागधी अपभ्रंश, और इससे पूर्वी हिंदी ने जन्म लिया। और जो 7वां अपभ्रंश था वो मागधी अपभ्रंश, इससे बिहारी हिंदी, बंगला, उड़िया और असमिया इन भाषाओं ने जन्म लिया। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक ये बात समझ गई। लेकिन इंपॉर्टेंट परीक्षाओं की दृष्टि से क्या है फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट ये है कि जो हमारी हिंदी भाषा है उस हिंदी भाषा का जन्म इस सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। और याद रखना कि हिंदी की 5 उपभाषा हैं, वो 5 उपभाषाएं देखो फ्रेंड्स कौन कौन सी। एक उपभाषा ये है पहली राजस्थानी हिंदी, दूसरी उपभाषा कौन सी है? पश्चिमी हिंदी, और तीसरी उपभाषा कौन सी है? पहाड़ी हिंदी। ठीक है फ्रेंड्स, तो 3 उपभाषाएँ हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, किसकी? हिंदी की। तो कितने अपभ्रंशों में आ गई? 3। एक तो 2 उपभाषाएँ तो किससे जन्मी? सौरसेनी अपभ्रंश से, और एक उपभाषा इससे खस अपभ्रंश से। बाकी की 2 और बच रही फ्रेंड्स। 2 कौन सी हैं? देखो फ्रेंड्स, 2 ये रही अपनी, पूर्वी हिंदी और एक बिहारी हिंदी। ठीक है फ्रेंड्स, ये चौथी हो गई, ये 5वीं हो गई, और ये किस अपभ्रंश से? ये मागधी अपभ्रंश से, और ये अर्धमागधी अपभ्रंश से। तो हम कुल मिला के फ्रेंड्स यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि हमारी हिंदी की जो उत्पत्ति है फ्रेंड्स वो सौरसेनी अपभ्रंश से हुई थी, और हिंदी भाषा की संपूर्ण उपभाषाओं की उत्पत्ति 4 अपभ्रंशों से हुई। कौन से? सौरसेनी अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, और इधर हम देखें तो 2 अपभ्रंश और हैं, अर्धमागधी अपभ्रंश और मागधी अपभ्रंश। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखना है फ्रेंड्स, क्लियर है। आपसे अगर ये पूछ सकता है एग्जाम में कभी भी कि सिंधी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ? ब्राह्मण अपभ्रंश से हुआ फ्रेंड्स। मराठी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ? मराठी से हुआ, वो महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से हुआ था। पंजाबी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ? पैसाची अपभ्रंश से। गुजराती भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ? सौरसेनी अपभ्रंश से। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो 2 क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं वो ये हैं फ्रेंड्स कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई? तो सौरसेनी अपभ्रंश से हुई थी। और ये और पूछा जाता है कि हिंदी भाषा की संपूर्ण उपभाषाओं का जन्म किन किन अपभ्रंशों
पर किन किन अपभ्रंशों का प्रभाव पड़ा, तो याद रखना सबसे पहले शौरसेनी, अर्धमागधीवी हिंदी में ही आती है, मागधीवी हिंदी में खस अपभ्रंश, यानी ये 4 अपभ्रंश हैं। इन चारों अपभ्रंशों से ही किसका जन्म हुआ फ्रेंड्स, हिंदी भाषा का जन्म हुआ। क्लियर फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट हिंदी भाषा का काल। देखो हिंदी भाषा का काल करें कि हिंदी भाषा का जो विकास है फ्रेंड्स वो 3 चरणों में हुआ। कितने चरणों में हुआ, 3 चरणों में हुआ था, ये बात याद रखनी है। पहला जो चरण है वो चरण कहलाता है आदिकाल। क्या कहलाता है फ्रेंड्स, आदिकाल कहलाता है, क्योंकि 1000 तक तो अपभ्रंश चला। अब 1000 के बाद में 1000 ईस्वी के बाद में क्या आ गया, हिंदी आ गया, और हिंदी का भी विकास भी 1000 के बाद में 3 चरणों में हुआ। जो पहला चरण था वो एक आदिकाल कहलाया फ्रेंड्स। इसमें 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी के मध्य रहा ये आदिकाल, और इस आदिकाल में भी हिंदी के 3 रूप विकसित हुए फ्रेंड्स। एक अपभ्रंशाशास, यानी अपभ्रंश के बाद में जो स्थितियाँ जो भाषा बनी वो अपभ्रंशाशास, और अपभ्रंशाशास के बाद में पिंगल और डिंगल। डिंगल पश्चिमी राजस्थान की भाषा थी, पिंगल पूर्वी राजस्थान की भाषा थी। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। इनमें साहित्य लिखे गए। ठीक है। फिर मध्यकाल आया फ्रेंड्स। मध्यकाल में क्या हुआ फ्रेंड्स, ये 1500-1800 ईस्वी तक रहा। इस काल में राजनीतिक स्थिरता, यानी ये मुगल काल का समय था। इस काल में क्या ज़्यादातर भारत पर आक्रमण कम हुए, राजनीतिक स्थिरता व्यवस्था में शांति रहने के कारण इस काल में काफ़ी मात्रा में क्या हुआ था फ्रेंड्स, साहित्य का सृजन हुआ। और इस काल में भी हिंदी के 3 रूप विकसित हुए, और वो नए 3 रूप कौन से थे, खड़ी बोली, ब्रजभाषा और अवधी। यानी इस काल में खड़ी बोली में, ब्रजभाषा में और अवधी भाषा में क्या बहुत सारे ग्रंथ लिखे, बहुत सारे साहित्य का सृजन हुआ। ठीक है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट थर्ड काल आता है, वो आता है आधुनिक काल। ये 1800 ईस्वी से लेके अब तक का जो काल है वो क्या कहलाता है, आधुनिक काल। और इस काल में क्या हुआ, इस काल में ब्रज भाषा के स्थान खड़ी बोली का अधिक प्रचलन हुआ। इस काल में जितने भी ग्रंथ लिखे गए आधुनिक काल में वो सब खड़ी बोली में लिखे गए। इस वजह से ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जाता है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन याद रखना है, कौन सा, ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है पेपर में फ्रेंड्स, याद रखना है, खड़ी बोली वाला, कि वर्तमान में हिंदी का जो प्रचलित रूप है वो कौन सा है। वर्तमान में हिंदी भाषा में जो ज़्यादातर साहित्य का सृजन किया जाता है वो किस बोली में किया जाता है, खड़ी बोली में किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखना है आप, इंपॉर्टेंट। ठीक है फ्रेंड्स, खड़ी बोली ये याद रखना है। क्लियर पॉइंट्स, मैंने फ्रेंड्स आपको एक एक बताया है पॉइंट्स, एक बार ये यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, खड़ी बोली वाला। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखना है कि आधुनिक काल में खड़ी बोली का, मध्यकाल में खड़ी बोली, ब्रजभाषा अवधि, ये 3 बोलियों का विकास हुआ था फ्रेंड्स। और ये आदिकाल में किसका हुआ, अपभ्रंशाशास, पिंगल और डिंगल का विकास हुआ, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में अगर और देखें फ्रेंड्स इधर, तो याद रखना है कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई, शौरसेनी अपभ्रंश से। हिंदी भाषा पर, संपूर्ण हिंदी भाषा पर किन किन अपभ्रंशों का प्रभाव है, शौरसेनी का, अर्धमागधी का, मागधी का और खस अपभ्रंश का। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स दोनों। और ये बात याद रखना, ये भी पूछ सकता है बंगला, उड़िया और असमिया, इन तीनों भाषाओं का या बिहारी हिंदी का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ, इतना ही पूछ सकता है। तो आपको बता देना है मागधी अपभ्रंश से। अगर आपसे पूछे कि पूर्वी हिंदी का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ, अर्धमागधी अपभ्रंश से। इस प्रकार फ्रेंड्स सारे मैंने जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चनों को मैंने आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप समझा दिया है। इस प्रकार फ्रेंड्स आज की जो हमारी वीडियो वो यहीं समाप्त होती है, और आज के टॉपिक हमने कंप्लीट करा दिया। उसके बाद में जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक होगा वो फ्रेंड्स होगा हमारा हिंदी भाषा के विभाजन के बारे में, कि हिंदी भाषा का विभाजन कितनी भाषाओं में किया गया और हिंदी भाषा के अंदर कितनी बोलियाँ आती। इन सभी टॉपिकों की जो पॉइंट हैं, बिंदु हैं, इनकी चर्चा हम नेक्स्ट अपनी अगली वीडियो में करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक था फ्रेंड हिंदी भाषा का उद्भव और हिंदी भाषा का विकास क्रम, हमने कंप्लीटली एक एक बिंदु को लेते हुए समझा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें तथा साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। क्यों कर लें फ्रेंड्स, क्योंकि हमारी किसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। दूसरी बात यह है कि फ्रेंड्स हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करना है फ्रेंड्स, शेयर अपने दोस्तों को सभी को शेयर कर दो फ्रेंड। एक हर मेरा जो जितना भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर पढ़ रहा है वो फ्रेंड्स, हर स्टूडेंट अपने कम से कम 25-30 फ्रेंडों को ये शेयर करे और उनसे कहे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें फ्रेंड्स। प्रत्येक सभी को लाइक करना है, कमेंट भी करें फ्रेंड्स, जिससे मेरे अंदर कुछ जोश जागे फ्रेंड्स। मुझे अच्छा लगता है अगर आप लाइक और कमेंट करते हैं, तो फ्रेंड्स कमेंट्स भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर फ्रेंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।